अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ सूट ऑर्डर टू सीपीसी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ सूट के बारे में और कोशिश करेंगे कि जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स, उनका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो बात करता है रूल 1 की, वो बात करता है फ्रेम ऑफ सूट की। फ्रेम ऑफ सूट क्या है कि कोई भी हम सूट फाइल करते हैं करेंगे या कोई भी हम सूट फाइल करते हैं या करेंगे, ठीक है, तो हम अपनी बात को कंसाइज करेंगे। हम अपनी बात को कंसाइज करेंगे ताकि वो हमारा जो मामला इस प्लेट तक ही ख़त्म हो जाए, ना कि वो फर्दर और मुकदमे उससे बने या फर्दर और जो है वो जन्म दे ज़्यादातर मुकदमों को। इस तरीके से लेट सपोज कि आपने कोई भी अपना एक केस दाखिल किया, आपने जो है एक आप सूट लेके गए कोर्ट के अंदर, तो आप वो अपनी जो बात आप लिखेंगे प्लेंट के अंदर, इट मीन्स के फ्रेम सूट करेंगे, सूट के अंदर जो भी आप बात लिखेंगे वो आप जो है कंसाइज नेचर में लिखेंगे, इस तरीके से कि ऐसा ना हो कि फर्दर उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट अराइज हो। तो उसको हम कहते हैं देयर शुड बी एंडलेस प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। उसके बाद जो रूल 2 है वो बात करता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। यहाँ पर ये एक ऐसा हमारे पास रूल है जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, जो भी आपका क्लेम है उसको पूरा का पूरा आपको इंक्लूड करना है। किस तरीके से? फ्रेमिंग ऑफ सूट को इस तरीके से करना है कि मामला या डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए, ना कि इस मुकदमे के बाद कोई और फर्दर डिस्प्यूट आए। यहाँ पर ये बात सेम ही कर रहा है, लेकिन देखें आप जो भी आपको क्लेम करना है, जो भी आपके क्लेम्स हैं वो सारे के सारे आप इंक्लूड करेंगे अपने सूट के अंदर। इस तरीके से ना हो कि आपने कुछ इंक्लूड किए कुछ नहीं किए। उसके बाद है सेकंड, जो इसका सब क्लास 2 है, वो क्या कहते हैं? एवरी सूट शल इंक्लूड द होल क्लेम। हर सूट के अंदर जितना भी आपका क्लेम है वो सारा का सारा इंक्लूड होना चाहिए। मीन्स यू हैव टू राइट एवरी रिलीफ। आपका जो भी रिलीफ है वो सारा का सारा आपको उसके अंदर लिखना है, ठीक है। नो अदरवाइज फ्रेश सूट वुड बी बार्ड। नहीं तो फ्रेश सूट जो है वो बार्ड हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो फ्रेश सूट है वो बार कर दिया जाएगा। अगर आपने अपनी पूरी की पूरी बात नहीं लिखी, अगर आप लिखना चाहते थे या आप नहीं लिख पाए, वो अलग चीज़ है। देखें, अगर आप नहीं लिखते उसके अंदर एक बात कि आपको जो भी रिलीफ क्लेम करने हैं वो आपने आधे लिखे और आधे आपने कहा कि बाद में क्लेम करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो भी रिलीफ क्लेम करने हैं वो आपको उस मैटर के अंदर, उस सूट के अंदर लाजमी लिखना है। उसके बाद है ओमिशन टू सू फॉर वन और सेवरल रिलीफ्स। अब देखें, एक ओमिट कर दिया आपने। किस तरीके से? कि आपका कोई भी एक जो है सूट दाखिल किया आपने, उसके अंदर आपने एक या एक से ज़्यादा रिलीफ्स जो है वो ओमिट कर दिए, जानबूझकर आपने छोड़ दिए। यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है एक इलस्ट्रेशन के साथ कि ए जो है क्या करता है, बी को अपना घर रेंट पर देता है, जिसका जो रेंट है वो कितना है? 1200 रुपये। तो जो रेंट है वो कब का रुका हुआ है उसका? 1905 का, 1906 का, 1907 का, ठीक है। इस ड्यू अनपेड, 3 सालों का जो है वो अनपेड है। ए सू बी, ए जो है बी को सू करता है रिकवरी ऑफ मनी के लिए 1908 के अंदर। तो ए क्या करता है कि ए जो है 1906 की क्लेम करता है, बाकी वो क्लेम नहीं करता 1905 और 1907 के। इट मीन्स के उसको पता नहीं था कि 1905 का 1907 का भी जो है उसका रेंट रुका हुआ है, तो उसको अगर वो करना चाहता तो वो उसी टाइम कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया तो ओमिट कर दिया उसने। इट मीन्स कि वो जानबूझकर उसने छोड़ दिया। तो फर्दर वो उस पर अपनी मर्जी से अगर कोई भी चीज़ ओमिट करते उसके ऊपर आप जो है क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद है रूल 3। अब देखें रूल 3 क्या बात करता है? जॉइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन। यहाँ पर देखें बहुत ही सिंपल बात की गई है, जॉइंडर ऑफ क्लेम ऑफ काज ऑफ एक्शन। जॉइंडर है काज ऑफ एक्शन का। किस तरीके से? अगर डिफेंडेंट के साथ आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर टू रूल 3 के मुताबिक सेम डिफेंडेंट है तो आप एक मुकदमे में उसके रिलीफ या रिलीफ को लाकर जॉइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से? कि लेट सपोज मैंने जो है ए के साथ क्या किया, मैंने ए के साथ डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए। अब डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए, उन डिफरेंट एग्रीमेंट्स के बाद वो 2 एग्रीमेंट्स पर पूरा नहीं उतरा, तो अगर सेम डिफेंडेंट है तो उसको मैं जॉइंडर बना सकता हूँ, ज्वाइन करा सकता हूँ सेम काज ऑफ एक्शन से। उसके बाद है रूल 4। ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो सर्टेन जो क्लेम्स है वो ज्वाइन किए जाएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है तो आप इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो वो ला सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी के मेंस प्रॉफिट से रिलेटेड हो चाहे डैमेजेस से रिलेटेड हो तो वो ला सकते हैं, बाकी अदर नहीं ला सकते। किस तरीके से? इन सिंपल मैनर में आपको समझाऊं कि लेट सपोज कि आपका कोई भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी
मीन्स प्रॉफिट का मामला है, डैमेजेस का मामला है, तो आप एक ही केस के अंदर ला सकते हैं। लेकिन अगर उससे हटकर किसी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप नहीं ला सकते। उसके बाद है क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। यहाँ पर सिंपल ये बात की गई ऑर्डर 5 के रूल 5 के अंदर। रूल 5 हमें सिंपल ये कहता है कि लेट सपोज कि आप जो है अपने अगेंस्ट का आपका जो डिफेंडेंट है उसके अंदर फादर और सन को नहीं ला सकते। एक कंडीशन है उसके ऊपर, एक आपका केस है उसके अंदर आपने क्या किया, आपने सू कर दिया एक ही केस के अंदर, फादर को भी और सन को भी आप नहीं कर सकते। उसके एक जो है हमें रेमेडी अवेल है कि लेट सपोज के फादर या तो बेटे को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाए बेटा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, या फिर बेटा उसका जो है पावर ऑफ अटॉर्नी जो उसका वालिद है वो उसको क्या करता है, बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है। तो इन सिंपल मैनर अगर मैं कहूँ कि बाप अगर बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे या फिर बाप के मरने के बाद उसका जो है एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, तो आप उसके फादर को और बेटे को तो सू कर सकते हैं केस में। लेकिन अदरवाइज किसी और कंडीशन में आप दोनों को एक ही केस में सू नहीं कर सकते। उसके बाद है रूल 6 पावर ऑफ क्लेम, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। यहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है कि जो काज ऑफ एक्शन राइज हुआ है इससे मुकदमा बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इस पे अगर इसके ऊपर फेडरल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं और ये इसका कोई नतीजा नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो उसके ऊपर सेपरेट ट्रायल चला सकती है। उसके बाद है 6A कंसोलिडेशन ऑफ सूट। कंसोलिडेशन ऑफ सूट क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ सूट भी बिल्कुल इजी है। अगर सेम मुकदमा है, सेम पार्टीज है और थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर आपको लग रहा हो कि मैं सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। लेकिन देखें अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, आप जो है देख रहे हैं कि सेम मुकदमा है, सेम पार्टी है और दो कोर्ट के अंदर यही मुकदमा चल रहा है। थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है किस चीज़ का, कि वो रेस सब जुडाइस में फॉल नहीं कर रहा। अगर रेस सब जुडाइस में फॉल करता तो वो उसी टाइम ही खत्म हो जाता, लेकिन वो उस टाइम खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काज ऑफ एक्शन या तो थोड़े बहुत स्लाइट डिफरेंट थे, इस वजह से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक एप्लीकेशन देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि भाई हमारा जो काज ऑफ एक्शन है हमारी सेम पार्टी से, तो आप इन दोनों मैटर्स को एक ही मैटर में लिया। तो उसके बाद जो उसकी कंसोलिडेटेड डिग्री पास हो जाएगी या फिर कंसोलिडेटेड जजमेंट आएगी। उसके बाद है 7 ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर। ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर, अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे कि हमने सिंपली पढ़ा था सेक्शन नंबर 21 के अंदर कि ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन वो हो गया, या फिर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी से भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो वो ऑब्जेक्शन जो होगा, यहाँ पर मिस जॉइंडर की बात की जा रही है वैसे, लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपका ऑब्जेक्शन होगा वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर ही अराइज होगा, लेटर ऑन आप उसको अराइज नहीं कर सकते। सेक्शन 7 हमें सिंपल यही बता रहा है कि जो भी आपका ऑब्जेक्शन होगा वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर होगा। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा।